हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम अगेन टू बायोडा चैनल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम के बारे में एंड ईसीजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्टल सिस्टम समझने के लिए हमें पोर्टल वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कुछ इस तरह से समझो जैसे हमने मूवीज में देखा है कि पोर्टल खुलता है, बिटवीन टू यूनिवर्स एक पोर्टल ओपन हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से जोड़ने वाला एक पोर्टल है, उसको ही बोलेंगे पोर्टल। ऐसे ही सेम पोर्टल सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, उस वेन को बोलते हैं जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करती है, वो वाली वेन को बोल रहे हैं पोर्टल सिस्टम। इसको और अच्छे से और सिंप्लीफाई तरीके से समझने के लिए एक डायग्राम से हम समझते हैं। तो जैसे मान लो कि ये मैंने हार्ट बना दिया। हमें पता है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टू दी ऑर्गन और इस ऑर्गन ने क्या किया, उस ब्लड में से ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और इस ब्लड वेसल को क्या बोल देते हैं, वेन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट तक लेके जाती है। अब ऐसे ही ये एक ऑर्गन है, मान लो लीवर हुआ। ऐसे ही ऑर्गन यहाँ पर है पेनक्रियाज है, यहाँ से भी तो एक वेन जा रही होगी, यहाँ पर भी तो एक वेन होगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होगी हार्ट के पास। ऐसे ही तीसरा ऑर्गन होगा, वहां से भी एक वेन आ रही होगी, चौथा ऑर्गन होगा, वहां से भी वेन और आ रही होंगी। ये सारी वेन क्या करती हैं, ये सारी वेन मिलती हैं और बनाती है एक मेजर वेन, और उस मेजर वेन को बोलते हैं वेना कावा। और वो वेना कावा जो होती है राइट एट्रिया में ब्लड को पोर करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करती है। तो मेजर वेन कौन सी हुई, वेना कावा, जो सभी का इकट्ठा ब्लड लेती है और आगे जाके पोर कर देती है हार्ट में। तो इस तरह से कुछ चलता है। पर क्या ऐसा जरूरी है कि जो ऑर्गन है उसमें से जो वेन निकल रही है वो हार्ट में जाएगी? ये आंसर हमारे को देता है पोर्टल सिस्टम। इसको समझने के लिए अगेन डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ये हार्ट है, इधर से ब्लड गया ऑर्गन 1 के पास। अभी मैं इस ऑर्गन का नाम नहीं दे रही हूँ, ऑर्गन 1 के पास। अब इस ऑर्गन 1 ने क्या किया, ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो वो ब्लड जो हो गया डीऑक्सीजनेटेड हो गया। उसको लेके जाने वाली ब्लड वेसल का नाम वेन। ये जो ब्लड वेसल है ये मेजर वेना कावा में ब्लड को पोर ना करके ये दूसरे ऑर्गन में चली जाती है। ये जो वेन है ये मेजर वेना कावा में ना जाके दूसरे ऑर्गन के पास चली जाती है। फिर वहां पर भी जो भी सामान देना होता है, जो भी सामान लेना होता है, ये सब करती है। और उसके बाद जाके ये वेन वेना कावा में मिलती है और ब्लड पोर होता है। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्गन 1 का हार्ट से कनेक्शन नहीं मिल पाया, ऑर्गन 2 के पास पहले वेन गई, तो इसी को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ये जो वेन है, ये वाली जो वेन है जो ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 यानी एक यूनिवर्स और दूसरे यूनिवर्स के बीच में लिंक बना रही है, वही तो हुई पोर्टल सिस्टम। ये वेन बना रही है पोर्टल सिस्टम। क्या आपको ये बात समझ आई? तो पोर्टल सिस्टम के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो पोर्टल सिस्टम होता है व्हेन वेन of any organ do not open in heart or vena cava, instead it goes to other organ। वो दूसरी organ के पास चली जाती है वो वेन and form capillaries। वहां पर भी वो वेन, जैसे हमने पता है कि आर्टरीज जो है, यहाँ पे मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर जो आर्टरी है, ये आर्टरी आ रही है, ये आगे जाके टिश्यू के पास जाके कैपिलरीज में डिफरेंशिएट हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये फिर ऑक्सीजन देती हैं और वहां से वेन बनती है और ये बन गई वेन। ये वाली वेन होगी, ये आर्टरी होगी, ये पूरा जो है कैपिलरी होगी। तो ये जो वेन है ये फर्दर आगे हार्ट के पास ना जाके किसी और ऑर्गन के पास जाके कैपिलरी बना दे रहा है कुछ भी सब्सटेंस देने के लिए, क्योंकि हमें पता है कैपिलरी से ही गैसेस एक्सचेंज होती है या कैपिलरी से ही कुछ भी न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो सकते हैं, तो कैपिलरी का बनना जरूरी है। तो यहाँ पर जब ये दूसरे के पास आके कैपिलरी बना दे रहा है, यहाँ से भी कैपिलरी से वेन बनी, दूसरे के पास आके भी कैपिलरी बना दे रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को बोल रहे हैं पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पर हम लिख रहे थे एंड फॉर्म कैपिलरीज एंड देन गोज टू हार्ट। उसके बाद जाती है हार्ट के पास, पहले दूसरे ऑर्गन के पास गई फिर हार्ट के पास गई। इस सिस्टम को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या ये बात समझ आई? जब ये हार्ट के पास गई ना तो ये दूसरे ऑर्गन की वेन बन के गई है, अभी पहले ऑर्गन की वेन नहीं रह गई है, अभी दूसरे ऑर्गन की वेन बन गई है। तो ये था पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम 3 टाइप के होते हैं।
सबसे पहला पोर्टल सिस्टम जो हमारी बॉडी में पाया जाता है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक से याद रखना कि लीवर की बात हो रही है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, मान लो ये मैंने बना दिया हार्ट जाता है ब्लड। ये जो ब्लड है, अब हर एक ऑर्गन को कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, हर एक को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। तो ऐसे ही हमारा जो स्टमक है, स्टमक भी ऑर्गन है, हमारा जो स्टमक है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा स्टमक के पास, ये बना देगा कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज हैं ये आगे एक्सचेंज कर देंगी ऑक्सीजन को और ये बन जाएंगी, वापस से कंबाइन होकर क्या बन जाएंगी, वेन। फिर ये वेन जो है ये हार्ट के पास, मेजर वेना कावा के पास ना जाके ये कहाँ चली जाती है, ये लीवर के पास चली जाती है और ये लीवर के पास जाके फिर से कैपिलरी बनाती है। तो ये बना दिया लीवर, ये लीवर के पास गई, ये वहां पे जाके फिर से कैपिलरी बनाती है। और इसीलिए इस वेन को, क्योंकि ये दो ऑर्गन को कनेक्ट कर रही है, इस वेन को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल बना रही है ना दो ऑर्गन के बीच में, वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, अब क्या होगा, स्टमक से जो भी न्यूट्रिएंट लीवर के पास जाने हैं उसको लीवर कैपिलरीज के थ्रू ले लेगा, फिर से एक वेन बनेगी, एक वेन बनी और अब वो जाएगी किसके पास, राइट एट्रिया ऑफ हार्ट के पास। क्या ये बात समझ आई? तो इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। कौन सी, हिपैटिक पोर्टल वेन। क्यों? क्योंकि वो लीवर के पास जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा होगा, लीवर को सिर्फ ये वाला ब्लड मिल रहा है, नहीं, लीवर के पास भी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, वो अलग कहानी है, लीवर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, ये तो मैं अलग चीज बता रही हूँ। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनता है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि वेनस ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये तो मैंने आपको एक ऑर्गन बोल दिया स्टमक। ऐसे ही यहाँ पर इंटेस्टाइन भी हो सकता है, ऐसे ही यहाँ पर पेनक्रियाज भी हो सकता है। तो स्टमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, इन सब से ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है। पेनक्रियाज एसोसिएटेड ग्लैंड है पर इसकी बात भी हो रही है। तो वेनस ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो कि फूड कैरी करता है उसको लेकर जाया जाता है किसके पास, लीवर के पास। ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन बन रही है, ये बन क्यों रही है स्टमक या इंटेस्टाइन या पेनक्रियास के बीच में और लीवर के बीच में, ये बन क्यों रही है? ये बनती है ताकि जो स्टमक, इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिशन जाना है पहले वो लीवर के पास जाए, वहां पर एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो लीवर फॉर न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्शन। तो ये था हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सेकेंड टाइप का आता है हमारा हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ये भी ह्यूमंस के अंदर होता है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पे बना देते हैं हाइपोथैलेमस। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाया जाता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि मास्टर ग्लैंड होती है, उसको कंट्रोल करता है। समझ आया? पिट्यूटरी जो है उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को बोलती है कि ये काम करो, ये काम करो, ये रिलीज करो, ये इनहिबिट करो। वहीं पे हाइपोथैलेमस जो है उस बॉस को, वो जो मास्टर है उसको भी कंट्रोल कर लेता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, जैसे ये हमें पता है पिट्यूटरी की दो लोब होती हैं, एक एंटीरियर लोब होती है, एक पोस्टीरियर लोब होती है, एक एंटीरियर लोब होती है, एक पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है, दो लोब होती हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है वाया अ स्ट्रक्चर नोन एज इन्फेंडाइबुलम। पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है वाया इन्फेंडाइबुलम। अब इस इन्फेंडाइबुलम से नर्व्स भी आ जा रही होती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, और ब्लड वेसल भी आ जा रही होती है। हम बस उसी ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं। ये सारा जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर है। तो अब जो हाइपोथैलेमस के पास ब्लड आया होगा, हाइपोथैलेमस ने उस ब्लड में सब्सटेंस रिलीज करे होंगे, हार्मोन रिलीज करे होंगे, और वो हार्मोन भेज दिए होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। हमेशा याद रखना कहाँ भेजता है वो, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर के पास नहीं। पोस्टीरियर और हाइपोथैलेमस के बीच में जो कनेक्शन होता है वो न्यूरल कनेक्शन होता है। वहीं पे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। और हमें पता है पोर्टल सिस्टम किसमें बन रहा है, ब्लड वेसल के थ्रू बन रहा है। तो हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, ये चीज याद रखना। तो ये किसके साथ कनेक्शन बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, थ्रू अ पोर्टल
सिस्टम, और इसको बोलते हैं, इस वेन को बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। क्या ये बात समझ आई? हाइपोथैलेमस वेन बना दे रहा है और ये वेन जो है ये आगे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को काम दे रही है। अब हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजना है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तो भाई ये वाला हार्मोन रिलीज करा, तो पहले उसको खुद को भी तो कोई ना कोई सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी तक भेजना पड़ेगा। तो वो सिग्नल कौन लेके जाता है? ब्लड वेसल, और उस ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं? हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। ठीक है, तो ये जो हाइपोफिशियल पोर्टल वेन है ये किसके बीच में? हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में है, पोस्टीरियर के बीच में नहीं है। पोस्टीरियर और हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो अलग चीज है, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे। तो ये जो दो थे ये तो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तीसरे टाइप का भी होता है जो कि हमारे अंदर यानी मैमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल मतलब किडनी, तो यानी कि इसमें कुछ किडनी से रिलेटेड होगा। ये क्या होता है? मैमल्स में एब्सेंट, अभी अभी बताया। किसमें प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है फ्रॉग्स में, फ्रॉग्स में प्रेजेंट होता है, फिशेस में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? सेम, यहाँ पर मैंने हार्ट बना लिया, एक 4 चैम्बर्ड हार्ट बना लिया। यहाँ से ब्लड जाएगा किसके पास? पोस्टीरियर बॉडी के पास। पोस्टीरियर मतलब नीचे वाली साइड की बॉडी के पास, लेग्स के पास। पोस्टीरियर सारे ऑर्गन्स के पास, पोस्टीरियर बॉडी एंड लेग के पास ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वहां पर ये जो आर्टरी है ये कैपिलरी में डिवाइड कर गई, फिर इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये कैपिलरी जो है ये वेन में बदल गई। पर ये वेन हार्ट के पास ना जाके ये जाती है इन फ्रॉग्स किडनी के पास चली जाती है। कहाँ जाती है? किडनी के पास। किडनी से नीचे के एरिया से जितना भी वेस्ट होता है वो फिर बाहर निकल जाता है, और फिर किडनी से वेन बनती है और वो जाती है हार्ट के पास। क्या ये बात समझ आई? और इस वेन को क्या बोल देंगे? रीनल पोर्टल वेन। क्या ये बात समझ आई? दोबारा समझा देती हूँ। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया नीचे वाले सारे हिस्सों के पास, पोस्टीरियर हिस्सों के पास, लेग के पास, पोस्टीरियर बॉडी के पास। वहां से वेन ने सारा जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था, यूरिया, अमोनिया वगैरह, वो कलेक्ट किया। फिर वो कलेक्ट करने के बाद उस वेन को हार्ट के पास नहीं गई, वो किडनी के पास गई। हमें पता है किडनी का काम क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ले लेगी किडनी और उसको बाहर निकाल देगी, और फिर वापस से वेन बनेगी और वो वेन जाएगी हार्ट के पास। तो यह था हमारा पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम समझ आया? पोर्टल का मतलब क्या होता है? दो ऑर्गन के बीच में कनेक्शन बनाना, और वो कौन बनाती है? वेन बनाती है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑन ईसीजी। ईसीजी यहाँ पे इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को। ऐसे ही एक और वर्ड होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये एक्चुअल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा एक स्क्रीन होती है, उस पे कुछ इस तरह से लाइन बनती हैं, इस तरह से। ये वाली देखा होगा मूवी में, एकदम से जो लाइन होती है ये आगे देखते हो तो वो सीधी हो जाती है, इसका मतलब बंदा जो है वो ऑफ हो गया। पर नाटकों में आपने ये भी देखा होगा कि जो फीमेल कैरेक्टर है वो बेसिकली वो अपने जो हस्बैंड है उसको दुआ दे देकर वापस से जिंदा करा देती है और ये वापस से चलने लग जाती है, इस तरह से। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ऊपर नीचे वाला जो ग्राफ बन रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये रिप्रेजेंट करती है हार्ट की एक्टिविटी। ठीक है, कि हार्ट में क्या चल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वहीं पे जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये है इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर ये ग्राफ ऑब्टेन होता है। इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमेशा याद रखना ग्राफ और ग्राम का मतलब उल्टा है। यहाँ पर जो लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये एक्चुअल में क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो डब्बा है, ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोल दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ये ग्राफ जो बन रहा है ये एक्चुअल में ये है। क्या ये बात समझ आई? तो बस इसकी जो डेफिनेशन है ये उल्टी है। अब यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ की बात करें, इसको अगर हम थोड़ा जूम इन करके बनाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है।
तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है जिसमें ये वेव्स आती हैं, ये वेव्स दिख रही हैं, इनको वेव बोलते हैं। सबसे पहली ये जो वेव है इसको बोलते हैं पी वेव। ये जो नीचे की तरफ डिप्रेशन गया है इसको बोलते हैं क्यू, सबसे हाई पीक आर, फिर एस, और ये टी वेव। तो कुछ इस तरह से इनका नाम होता है पी क्यू आर एस टी। क्यों रखा है पी क्यू आर एस टी? ऐसे ही रख दिया है, ये अल्फाबेटिकली जस्ट रखा है। ये ग्राफ बनता कैसे है, किस तरह से हम ईसीजी देखते हैं? तो सबसे पहले मान लो ये एक इंसान है, ये हाथ है, ये पैर है, तो इंसान के दोनों रिस्ट पे एक एक इलेक्ट्रिकल लेड लगाई जाती है और वहीं पे एक लेफ्ट एंकल पे भी इलेक्ट्रिकल लेड लगाई जाती है। अगर हमें बहुत ही डिटेल्ड इवेल्युएशन देखनी है उसकी, अगर हमें बहुत ही डिटेल इवेल्युएशन देखनी है तो हम चेस्ट रीजन पे भी वो लेड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिकल लेड लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि 3 इलेक्ट्रिकल लेड लगती है अगर हमें ईसीजी देखना है, जिसमें से 2 कहाँ लगती है? दोनों रिस्ट पे, यानी कि 1 इन ईच रिस्ट, और एक कहाँ लगती है? लेफ्ट एंकल पे। अगर हमें डिटेल इवेल्युएशन देखनी और अच्छे से देखना है, डिटेल्ड इवेल्युएशन के लिए क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल लीड होती हैं ये चेस्ट रीजन पे लगा देते हैं। तो मल्टीपल या मोर लीड्स चेस्ट रीजन पे लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से इवेल्युएशन करते हैं ईसीजी की। जैसे ही ये लीड लगाई तो ये वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, यानी उस इंस्ट्रूमेंट पे ये वेव्स आने शुरू हो जाती है, ये ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। अब इस ग्राफ में इन वेव्स का मतलब क्या होता है, तो एक एक करके हम इन वेव्स का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ, पी क्यू आर एस और टी वेव। तो कुछ इस तरह से बना। तो सबसे पहले पी वेव इंडिकेट क्या करती है? इट इंडिकेट एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब इस डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, इसको हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमारी मेम्ब्रेन की जो नॉर्मल स्टेट होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है। बाहर की साइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड पॉजिटिव, अंदर की साइड नेगेटिव। अगर ये जो स्टेट है इसके साथ छेड़छाड़ हुई और बाहर की साइड नेगेटिव आ गया और अंदर की साइड पॉजिटिव आ गया, बाहर की साइड नेगेटिव आ गया, अंदर की साइड पॉजिटिव आ गया, उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है चार्जेस का रिवर्स होना। ये चार्ज कैसे थे? आउटर में, आउटर साइड पे क्या था? पॉजिटिव, और इनर साइड पे नेगेटिव था। पर अब देखा तो क्या हुआ? आउटर साइड पे नेगेटिव आ गया और इनर साइड पे पॉजिटिव आ गया। तो ये होता है डीपोलराइजेशन में, चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। और ये डीपोलराइजेशन कब होती है? जब कोई सिग्नल आता है। जब कोई सिग्नल आया, जब यहाँ पे कोई सिग्नल आया तब होता है ये। तो हम ये इसको इस तरह से अभी समझ लेते हैं कि जब भी कोई सिग्नल आता है एट्रिया के पास तो उसकी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ पर एक्चुअल में डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल इंडिकेट करता है पी वेव। क्या ये बात समझ आई? उसके बाद आती है ये क्यू आर एस। क्यू आर एस को ना साथ में बोलते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस वेव ना बोल के इसको क्या बोल देते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 3 वेव को साथ में जोड़ा हुआ है। क्यू वेव, आर और एस को साथ में जोड़ के कॉम्प्लेक्स बोल दिया। ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ना, ये बताते हैं वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब समझ आ गया? यानी वेंट्रिकल में जब सिग्नल जाएगा तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगेगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग क्या बताएगी? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वो बताती है। टी वेव क्या बताती है? तो यहाँ पर जो टी वेव है ये बताती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्या बताती है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये तो होगी डीपोलराइजेशन जब चार्जेस रिवर्स हुए। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि वो वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया, यानी कि ये जो रिवर्स हुए थे चार्जेस, ये वापस से नॉर्मल स्टेट में आ गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। किसकी हो रही है रीपोलराइजेशन? वेंट्रिकल की। तो टी वेव क्या इंडिकेट करता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन का मतलब एक तरह से होता है डायस्टोल स्टेज। तो वेंट्रिकल की जब डायस्टोल होती है
उसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। यानी कि अब वेंट्रिकल ने अपना काम कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्शन कर चुका है, सिस्टोल हो चुकी है, अब उसकी डायस्टोल होगी, उसको बोलेंगे रिपोलराइजेशन। तो टी वेव क्या इंडिकेट करता है? रिपोलराइजेशन। क्या ये बात समझ आई? तो ये इंडिकेट करती है पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। अब यहाँ पर अगर आप देखो, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईसीजी के अंदर क्या चीज इंडिकेट नहीं हो रही है। पहला ऑप्शन है एट्रियल सिस्टोल, दूसरा ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तीसरा है एट्रियल डायस्टोल और चौथा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कौन सी चीज ईसीजी में इंडिकेट नहीं होती है? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? एट्रियल डायस्टोल। क्या रीजन है? क्योंकि जब एट्रिया डायस्टोल में होता है अकेला, तब उस टाइम पे वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है। तो डायस्टोल जो है वो ना दिख के क्या दिखता है? सिस्टोल दिखता है। पर जब वेंट्रिकल डायस्टोल में होता है, ये जो टी वेव बन रही है, तब एट्रिया भी तो डायस्टोल में होता है। याद आया कि नहीं? कुछ इस तरह से था, जैसे 8 हिस्से थे तो 0.1 से लेकर यहाँ पे 0.8 सेकंड तक, ये 0.2 सेकंड, 0.3, 0.4, हमें पता है कि 0.1 सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होता है, तो ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा था। पर जब एट्रिया डायस्टोल कर रहा था, उसी टाइम पे वेंट्रिकल ने सिस्टोल कर दिया 0.3 सेकंड का, तो उसको काउंट ही नहीं करा, डायस्टोल काउंट ही नहीं हुआ। क्या काउंट हुआ? वेंट्रिकल सिस्टोल काउंट हुआ। और जब वेंट्रिकल ने डायस्टोल किया, तब उस टाइम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, उस टाइम पे एट्रिया कुछ कर ही नहीं रहा था, इसीलिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल काउंट होता है। क्या ये बात समझ आई? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एट्रियल डायस्टोल इज नॉट इंडिकेटेड इन ईसीजी। तो ये ईसीजी था। अब ईसीजी में हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर देखकर कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं हम बता सकते हैं पर्सन की हार्ट बीट। बाय काउंटिंग नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम ये देख सकते हैं कि बंदे की हार्ट बीट जितनी होनी चाहिए उतनी है कि नहीं। अब ये ईसीजी करते क्यों हैं? ये ईसीजी का मेन रीजन क्या होता है करने का? तो क्योंकि हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखनी होती है, इसीलिए ईसीजी किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है ये हमें बताती है कि हार्ट हमारा सही से वर्क कर रहा है या कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमें पता चलता है ईसीजी के थ्रू। वैसे तो ये चीज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि अगर मान लो कि ये जो टी वेव है, इस तरह से इसकी वेव ना बन के ये फ्लैटन हो जाए। मान लो कि ये एस बनी और उसके बाद टी वेव ऐसे ना होके ऐसे हो जाए, ठीक है, फ्लैटन हो जाए टी वेव, तो इसका मतलब होता है कि हार्ट मसल के पास ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। ये कुछ मैं आपको एक तरह से रीडिंग बता रही हूँ ईसीजी की, कि इसका मतलब क्या होता है कि हार्ट मसल के पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच रही है। वहीं पे जो पी वेव है वो ज्यादा एम्पलीफाई हो रखी हो, ज्यादा बड़ी बन रखी हो नॉर्मल से, तो इसका मतलब है एट्रिया की एनलार्जमेंट हो रखी है, एट्रिया जो है वो एनलार्ज हो रखे हैं, बड़े हो रखे हैं। तो कुछ ऐसे ही। अच्छा, अगर मान लो कि ये जो क्यू वेव है वो एनलार्ज हो रखी है, वो बड़ी बन रखी है, तो इसका मतलब है मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो रखा है। तो ये कुछ इसके रीडिंग्स होती हैं। तो ये था हमारा अबाउट ईसीजी एंड पोर्टल सिस्टम। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक इस चैनल को ग्रो करने में और अदर स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम अबाउट रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड डिसऑर्डर्स। वो लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।